बारिश में गरीब बहू का एसी जैसा ठंडा ससुराल। एक गांव में मधुसूदन का परिवार आधे कच्चे और आधे पक्के घर में रहता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है और अनिरुद्ध की नई नई शादी हुई है। आज घर में नई बहू की पहली रसोई की रस्म है। अरे बहू, मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन हो रहा है आज तो। बहू, मेरे लिए मीठी मीठी खीर बना देना। भाभी, मेरे लिए भी आलू के पराठे बना देना और आलू के पराठों के साथ हरी तीखी चटनी जरूर बनाना। बिना चटनी के मज़ा नहीं आता। ठीक है, आप सबकी फरमाइशें पूरी कर दूंगी। आप लोग आराम से बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। ऐश्वर्या रसोई में आती है और चूल्हे पर आलू उबालती है और दूसरी तरफ खीर चढ़ा देती है। साथ ही एक परात में आटा गूंथती है और रसोई में तेज गर्मी होने के कारण ऐश्वर्या के चेहरे पर पसीना आने लगता है और खाना तैयार होते होते ऐश्वर्या पसीने से पूरी तरह तरबतर हो जाती है और ऐसे ही हॉल में सबको खाना परोसती है। अरे भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। आप चाइनीज फूड भी बना लेती है क्या? चाइनीज फूड मुझे बहुत अच्छे से बनाने नहीं आता है, लेकिन अगर चाइनीज फूड का सामान हो तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। अरे भाभी, क्या ट्राई करोगी? इतने गरीब घर से आई हो, भला कभी चाइनीज फूड खाया भी है? ऐसे बोल रही हो जैसे रोज़ चाइनीज बनते देखा हो। नहीं नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कोशिश करूँगी तो सीख कर बना लूँगी। चलो भाभी, अब रहने भी दो। मैंने तो बस मजाक में पूछ लिया था। वैसे इतना सा खाना बनाने में ही तुम्हारे पसीने छूट गए। चाइनीज बनाने लगोगी तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या हो गया है, पिछले 2 दिन में गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से पानी नहीं अंगारे बरस रहे हो। और बहू, तू अपना दहेज का सामान कमरे में रख ले। 2-4 जोड़ी कपड़े हैं और तेरी माँ ने एक कंबल भी दिया है। इतनी गर्मी में भला कंबल कौन ओढ़ता है? देना ही था तो कोई काम की चीज दे देती। तू ही ओढ़ना इसे। शायद तेरी माँ ने सोचा होगा कि तुझे गर्मी में भी सर्दी लगती है। माँ, एक बात पर गौर किया, भाभी जब से घर में आई है तब से गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। घर का टेम्परेचर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के आने के बाद 50 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। माँ जी, ऐसा नहीं है, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है। मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है। अरे तुम लोग बहू के पीछे क्यों पड़ी हो भाई? नई नई बहू आई है तो दिन रात उससे तरह तरह के पकवान और नई नई डिश बनवाए जा रही हो। बार बार रसोई में आग जलेगी और खाना बनेगा तो घर में गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। हाँ, रोज रोज नई फरमाइशें करोगी तो गर्मी भी रोज रोज बढ़ेगी। इसमें बहू का क्या दोष है? कुछ दिन बीतते हैं, सावन का महीना शुरू हो जाता है और बारिश शुरू होने के साथ मौसम में उमस और गर्मी बढ़ जाती है। आधे कच्चे और आधे पक्के घर में चिपचिपी गर्मी महसूस होने लगती है और परिवार के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। अरे बारिश होने पर ठंडक होनी चाहिए थी, लेकिन ठंडक तो दूर, चिपचिपी वाली गर्मी शुरू हो गई है। अब इस गर्मी से कैसे बचा जाएगा? तुम लोग रसोई का काम थोड़ा कम किया करो भाई। बार बार रसोई में चूल्हा मत जलाया करो ताकि घर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। हाँ, रसोई में काम नहीं करेंगे तो सब भूखे बैठे रहेंगे क्या? घर में खाना नहीं बनेगा तो सब लोग खाएंगे क्या? इस बारिश में जितनी भी उमस और गर्मी लगे, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अगर बारिश के पूरे मौसम में ऐसे ही गर्मी और उमस होती रही तो मेरा पूरा ससुराल बारिश की इस गर्मी में परेशान होता रहेगा। बारिश की उमस भरी गर्मी में अपने गरीब ससुराल को एसी के बिना ठंडा रखने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन बारिश के बावजूद घर के अंदर ठंडक नहीं आती। घर में उमस और चिपचिपी गर्मी बनी रहती है। परिवार के सभी लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है। भला बारिश के मौसम में भी कोई इस कदर गर्मी और उमस से परेशान हो सकता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हवा में भी गर्मी घुल गई है। फिर चिक चिक करना शुरू कर दिया तुमने। सभी को गर्मी लग रही है, पर मैंने उसके लिए एक आइडिया सोचा है। देखो, अगर बारिश में इस गर्मी से बचना चाहते हो तो आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद करनी पड़ेगी, बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूँ? शादी के 1 दिन बाद का वो दिन याद करो जब मम्मी जी मुझे एक माता जी के मंदिर लेकर गई थी। ऐश्वर्या को शादी के बाद का एक दिन याद आता है। सावित्री ऐश्वर्या को माता पूजन के लिए गांव से दूर एक सुनसान जगह पर लेकर आई होती है। मंदिर के आसपास घना जंगल और बहुत सारे बांस के पेड़ होते हैं। मंदिर के पास बनी एक गुफा के अंदर काफी ठंडक होती है। गुफा की दीवारों और पत्थरों पर जगह जगह चूना जमा होता है और जमीन पर पड़े पत्थर भी काफी ठंडे होते हैं। उस जगह पर बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद गुफा के अंदर कितनी ठंडक थी।
अगर उस जगह की ठंडक का कोई तरीका घर में इस्तेमाल किया जा सके तो शायद इस बारिश में मेरे गरीब ससुराल की उमस और गर्मी भी कम हो सकती है, वो भी एसी के जैसा। अरे वो गांव की सबसे पुरानी जगह है और थोड़े बहुत जंगल भी हैं वहाँ, इस वजह से वहाँ ठंडक रहती है। अब तुम क्या जंगल लेकर आओगी यहाँ? अरे नहीं, मैंने मंदिर के इधर उधर जाकर देखा तो मंदिर की दीवारें साधारण पत्थर के साथ चूना पत्थर मिलाकर तैयार की गई थी। पत्थरों की वजह से मंदिर के अंदर बाहर के मुकाबले काफी ठंडक महसूस हो रही थी। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जंगल से सामान लाकर ऐसा कौन सा जुगाड़ करोगी जिससे घर ठंडा हो जाएगा? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी थोड़ी बात मानो और मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ चलकर मैं बताऊंगी क्या लेना है। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर मुझे अपनी प्लानिंग पहले बताओ। तुमने कुछ सोचा भी है या नहीं? सोचा है, कॉलेज में पढ़ाई के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट में हमें किसी भी गर्म जगह को प्राकृतिक तरीके से ठंडा करने का तरीका तैयार करना था। मैंने उस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत की थी और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। अब मैं उसी आइडिया को एक बार अपने घर में अप्लाई करके देखना चाहती हूँ। अरे तुम गांव के इस घर में कॉलेज वाला प्रोजेक्ट अप्लाई करोगी? हाँ, आप बस मेरी बात एक बार मान लीजिए। मैं इसे बिना किसी एक कूलर के अपने ससुराल को इस बारिश के उमस में ठंडक देना चाहती हूँ। अगर जुगाड़ काम कर गया तो बहुत अच्छा होगा और अगर काम नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो देखते हैं तुम्हारी आधी अधूरी जानकारी बारिश में तुम्हारे गरीब ससुराल को एसी जैसा ठंडा कर पाती है या नहीं। ऐश्वर्या और अनिरुद्ध तेज बारिश में जंगल की तरफ जाते हैं। दोनों बांस, चूना, ठंडे पत्थर, घास और टाट पट्टी जैसी जरूरी चीजें इकट्ठा करके घर के बाहर ले आते हैं। तब तक बारिश खत्म हो चुकी होती है और चिलचिलाती तेज धूप निकल आती है, जिससे एक बार फिर उमस दोगुनी हो जाती है। आधे दिन बारिश और आधे दिन तेज धूप, यही कारण है इतनी तेज उमस का। ऐसा लगता है कि कुकर में बैठे हुए हैं। खैर, अब हमें इन बांस की पतली पतली पट्टियां काटकर एक मजबूत फ्रेम बनाना है। इतना बनाते ही फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ऐश्वर्या अनिरुद्ध की मदद से बांस की पतली पतली पट्टियां काटती है और पट्टियों से एक मजबूत फ्रेम तैयार करती है। तब तक बारिश फिर से शुरू हो जाती है। अरे नहीं, अब बारिश शुरू हो गई, लेकिन मैं काम नहीं रोकूंगी। बारिश में ही बाकी का काम पूरा कर लेती हूँ। क्या आप बारिश में काम करोगी? अरे बारिश में हम बीमार पड़ जाएंगे। लकड़ियों वाली बात मत करो, मर्द बारिश में बीमार नहीं पड़ते हैं। मैं पन्नी लाती हूँ, सर पर बांधकर काम करेंगे। ऐश्वर्या दौड़कर घर के अंदर आती है और रसोई से 2 पन्नी लेकर वापस बारिश में बाहर आती है। एक अपने सिर पर बांधती है और एक अनिरुद्ध के सिर पर बांधकर फ्रेम पर घास की टाट पट्टी की जालियां लगाने लगती है और ऊपर घास की परत चढ़ाती है। ऐश्वर्या छत से गिरने वाले बारिश के पानी के लिए बांस की नालियां भी तैयार करती है ताकि बारिश का पानी सही दिशा में बहकर नीचे जा सके। ऐश्वर्या और अनिरुद्ध जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। वहीं पड़ोसनों की लगातार टोक टाक की आवाज सुनकर सावित्री घर के दरवाजे पर आती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? बारिश में भीग जाएगी तो बीमारी का इलाज कराने के पैसे क्या तेरे मायके वाले देंगे? अंदर आजा। माँ जी, मैं बारिश में अपने ससुराल को एसी जैसा ठंडा करने का जुगाड़ बना रही हूँ और इस काम में अनिरुद्ध मेरी मदद कर रहे हैं। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है और लगता है तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बारिश में भीगकर कौन घर को ठंडा करने का जुगाड़ बनाता है? माँ, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैं तो ऐश्वर्या के जुगाड़ में मदद कर रहा हूँ ताकि मेरी बीवी का ससुराल एसी जैसा ठंडा हो सके। अरे ससुराल को एसी जैसा ठंडा करने के लिए एसी चाहिए, ये बांस की पट्टियां नहीं। नहीं माँ, मुझे ऐश्वर्या के जुगाड़ पर पूरा भरोसा है। ऐश्वर्या ने पढ़ाई के दौरान इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है। ऐश्वर्या मेहनत कर रही है तो मैं ऐश्वर्या का साथ जरूर दूंगा। माँ जी देखिएगा, आप इस जुगाड़ को देखकर नाराज नहीं होंगी, बल्कि बहुत खुश हो जाएंगी। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। आप पापा जी और प्रिया के साथ अंदर बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ऐश्वर्या थोड़ी देर बाद अंदर आने की बात कहकर बाहर काम करती है और बांस और टाट पट्टी का काम पूरा कर ऐश्वर्या और अनिरुद्ध घर में जाकर गीले कपड़े बदलते हैं। फिर ऐश्वर्या रसोई में जाकर चाय बनाती है और परिवार के सभी सदस्यों को चाय देती है। सबसे ज्यादा चाय की जरूरत तो तुझे ही है। देख अपना हाल क्या बना रखा है। अभी बीमार पड़ जाएगी, फिर तेरी माँ मुझे ताने देगी कि मेरी बेटी से बारिश में काम करवाया होगा। हाँ बहू, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। बाहर बारिश हो रही है और घर के अंदर देखो कितनी उमस और गर्मी भरी हुई है। ऐसे में अक्सर सर्द गर्म पकड़ लेता है।
भाभी तो बारिश में आई गर्मी की तरह मुसीबत बन गई है। हर रोज नया ड्रामा खड़ा कर देती है। ऊपर से इस सब भयानक उमस में रसोई में जाकर गैस चूल्हा जला दिया। जज ललिता, जिससे कुछ ठंडक भी गर्मी में बदल गई। अरे ऐसा नहीं कहते हैं बहू। हाँ, बारिश में भीग भी तो हमारे लिए ही रही है। और प्रिया, ऐश्वर्या तेरी बड़ी भाभी और हमारी बेटी जैसी है, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। पिताजी, आप इतना तो मेरा भी साथ नहीं देते जितना भाभी का देते हो। क्योंकि वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। जी नहीं, बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती, दोनों की जगह अपनी अपनी होती है। सावित्री की बात सुनकर ऐश्वर्या का चेहरा उतर जाता है। ऐश्वर्या चुपचाप खड़ी रहती है, पर सावित्री की बात से मन ही मन काफी दुखी महसूस करती है। तभी घर की छत से बारिश का पानी टपकने लगता है। लो भाई, आ गई बरसात हमारे घर के अंदर भी पानी देने के लिए। हाँ पापा, घर में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी ना, इसलिए गर्मी से राहत देने के लिए बारिश की बूंदें घर के अंदर आ रही है। कोई बात नहीं, चलिए हम सब मिलकर अपनी टूटी छत को ठीक करते हैं। अब भाभी चली एक नई एडवेंचर पर। अरे ननन जी, हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जरूर ढूंढेंगे जिससे पानी टपकना बंद हो जाएगा। हर बार बाल्टी रख देने से समस्या का समाधान नहीं होता, इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐश्वर्या सीढ़ी लगाकर छत के पास पहुंचती है और पन्नी के टुकड़े और सेलो टेप से पानी टपकने वाली जगह को अस्थायी रूप से ढक देती है। अभी बारिश चल रही है, इसलिए इसे टेम्पररी तौर पर बंद कर देते हैं। बारिश रुकने के बाद इस जगह का अच्छे से निरीक्षण करेंगे और इसका पक्का इलाज करेंगे। अरे क्यों बंद कर रही हो? अच्छा था ना, ऊपर से 24 घंटे सीधे चरणामृत और गंगा जल की बूंदें बरसकर घर को पवित्र कर रही थी। तुम इतनी मेहनत करके उस गंगा जल को क्यों रोक रही हो? अनिरुद्ध की बात सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे भैया, आप भी कैसी कैसी बातें करते हो? तुम दोनों की बातें सुनकर तो गर्मी में भी हंसी आ जाती है। घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहता है। परिवार के सभी सदस्य खाना पीना करते हैं। रात होने पर सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह ऐश्वर्या जल्दी उठती है और अनिरुद्ध के काम पर जाने से पहले कमरे में अनिरुद्ध के पास आती है। सुनिए जी, कल तो काम अधूरा रह गया था ना, उसे आज पूरा कर ले क्या? अरे यार, मुझे काम पर भी जाना है। तुम मुझे काम नहीं करने दोगी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आपको काम पर जाने से मना नहीं कर रही हूँ। अभी आपके काम पर जाने में थोड़ा वक्त है ना, इसलिए सोचा कि जाने से पहले थोड़ी देर मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, चलो जल्दी चलो। बताओ क्या करना है? हमने इतना काम तो कर लिया है, लेकिन अब इसके बाद बाजार से कुछ सामान भी लाना पड़ेगा। आप आज काम से वापस आते समय मेरे लिए कुछ सामान लेते आइएगा। अच्छा, कौन कौन सा सामान चाहिए? मुझे एक टुल्लू पंप वाली मोटर चाहिए जो पानी को ऊपर तक फेंक सके। पाइप में एक छोटा बॉल भी चाहिए जिससे पानी का बहाव ज़रूरत के हिसाब से बंद, चालू, तेज़ या धीमा किया जा सके। और अगर बाजार में बहुत महंगा हो तो एक प्लास्टिक का बड़ा टैंक या कुंड जैसा कंटेनर या ऐसा कुछ मिल जाए जिससे बाद में इस जुगाड़ को परमानेंट बनाने में इस्तेमाल कर सकूं। मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ बारिश में ही नहीं बल्कि बारिश के बाद गर्मी के दिनों में भी काम आए। जब भी घर में ठंडक और ताजगी चाहिए होगी तब इस सिस्टम से घर को ठंडा रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ पहले ही तुम्हें अल्टीमेटम दे चुकी है, अगर जुगाड़ में कोई नुकसान हुआ ना तो फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सामान ले आइए। मैंने कॉलेज में इस तरह के प्रोजेक्ट पर पहले भी पढ़ाई की है, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अनिरुद्ध ऐश्वर्या की बात मानकर शाम को घर लौटते हुए बाजार से ऐश्वर्या के बताए सभी सामान ले आता है। अरे भाई, तू ये सब क्या लेकर आया है? ये पंप, ये सब क्या है? ये सारा सामान ऐश्वर्या ने मंगवाया पिताजी। उसके दिमाग में हमारी इस ज्वालामुखी जैसी गर्मी देने वाले घर को ना एसी जैसा ठंडक करने का कुछ जुगाड़ है। आवाज सुनकर सावित्री और प्रिया भी आ जाती हैं। सामने रखा मोटर और वॉल देखकर सावित्री आग बबूला हो जाती है। अरे बाप रे, सत्यानाश, इतना सारा सामान मंगवा लिया, पता नहीं अब क्या करने वाली है। भला इन सामानों से भी कभी घर में ठंडक आती है? अरे बहू, ठंडक के लिए कूलर और पंखे की ज़रूरत होती है। ये पानी की मोटर क्यों मंगवाई है और इतना बड़ा हौज क्यों मंगवाया है? इसके अंदर क्या हम लोग तैरेंगे जो इतना बड़ा हौज मंगवा लिया? माँ जी, बस थोड़ा भरोसा रखिए, मैं घर में ठंडक के लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करूंगी, बस एक बार मुझे करके देखने दीजिए। सावित्री ऐश्वर्या की बात सुनकर मुंह बनाती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। ठीक है बेटा,
जो भी करना है संभल कर करना। हाँ, घर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और काम करते समय तुम्हें भी कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। आराम से करना। ठीक है पिताजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अगर अनिरुद्ध आप हाथ मुंह धो लीजिए। अच्छा अनिरुद्ध, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए। बाकी लोगों ने खाना खा लिया है। आपका खाना खाने के बाद रात में हम दोनों मिलकर ये काम पूरा कर लेंगे, ताकि सुबह आपको काम पर जाने में देर ना हो। ठीक है, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारा ये ठंडक वाला जुगाड़ कैसे तैयार होता है। ऐश्वर्या अनिरुद्ध को खाना परोसती है और खुद साथ बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद दोनों हथौड़ी, प्लास, स्क्रू ड्राइवर लेकर हल्की बारिश में बाहर जुगाड़ तैयार करने के लिए निकल पड़ते हैं और अनिरुद्ध के लाए बड़े गमले को घर के दरवाजे पर अपने जुगाड़ के नीचे लगा देती है और उसी गमले में मोटर फिट करने लगती है, जिसकी आवाज से सभी पड़ोसने घर के बाहर निकल आती हैं। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? एक तो बारिश की सुमस वाली गर्मी की वजह से रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और ऊपर से तुम लोगों ने रात में ठोक पीट लगा रखी है। अरे चाची, ऐश्वर्या बस अपने ससुराल को बारिश में एसी जैसी ठंडक देने का जुगाड़ बना रही है। इसी के लिए ये सब काम चल रहा है। बारिश में एसी जैसी ठंडक? अरे भाई, ये कैसी नई बात है? जो करना है करो, लेकिन रात में इतना शोर मत करो। वैसे ही गर्मी से हालत खराब है और ऊपर से ये ठोक ठाक। पड़ोसी कुछ देर तक ऐश्वर्या और अनिरुद्ध को काम करते हुए देखते रहते हैं। बारिश लगातार होती रहती है और दोनों जुगाड़ को पूरा करने में लगे रहते हैं। कुछ देर के बाद पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐश्वर्या छत से बारिश का पानी बांस की नाली के जरिए नीचे रखे बड़े बड़े प्लास्टिक के हौज तक पहुंचाने की व्यवस्था करती है। हौज में पानी जमा होने को टुल्लू पंप वाली मोटर के जरिए पाइप से ऊपर लगी जाली तक पहुंचाया जाता है। पानी घास और टाट को भिगोकर नीचे हौज में ही वापस गिरता रहता है। ऐश्वर्या, अब पानी बाहर तो नहीं फैलेगा ना? नहीं, पानी जाली से नीचे गिरकर वापस हौज में ही आएगा। ऐश्वर्या पानी की पाइप, मोटर और हौज को अच्छी तरह जांचती है। पानी लगातार जाली पर गिरता है और गीली घास टाट से होकर हवा अंदर की तरफ आने लगती है। धीरे धीरे पूरे घर में ठंडक महसूस होने लगती है। अरे आज रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। लगता है बारिश की वजह से मौसम आखिरकार ठंडा हो ही गया। देर रात ठंड से कांपती हुई सावित्री ऐश्वर्या को दहेज में मिला कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। अगली सुबह मधुसूदन की आंख खुलती है। सावित्री, कुछ दिन पहले तक तो बहू को ताना मार रही थी कि इतनी गर्मी में बहू की माँ ने कंबल दिया है। अब खुद उसी कंबल को ओढ़कर बैठी हो। हाँ, बहू क्या सोचेगी कि सास ने कंबल के लिए ताना मारा था और आज खुद ही कंबल ओढ़कर बैठी है। अरे चुप रहिए, आप भी फालतू की बातें मत कीजिए। मुझे सच में बहुत सर्दी लग रही है। पता नहीं आज अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है? अरे तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होने वाली है। ये सब बहू के जुगाड़ का कमाल है। रात में मेरी भी नींद खुली थी, तब मैंने बहू के जुगाड़ से होते हुए घर में ठंडी हवा आते महसूस की थी। चलो बाहर चलते हैं। सावित्री और मधुसूदन हॉल में आते हैं, जहां प्रिया, अनिरुद्ध और ऐश्वर्या ठंडक में बैठे होते हैं। अरे रसोई भी ठंडी है, कमरे भी इतने ठंडे हो गए हैं, घर की दीवारें तक ठंडी लग रही है। बहू, आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरा घर एसी जैसा ठंडा हो गया? तभी घर के बाहर से पड़ोसी पांडे और शर्मा जी गुजरते हैं और ठंडी हवा महसूस करते हैं। अरे पांडे जी, इतनी ठंडी हवा? क्या इन्होंने घर में कोई 5 स्टार एसी लगवा रखा है क्या? अरे नहीं शर्मा जी, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई एसी लगवाया होगा। भला इन लोगों के घर में एसी कहाँ से आएगा? चलो देखते हैं। अरे मधुसूदन जी, आपके घर में इतनी ज्यादा ठंडक कैसे? बाहर से निकलते हुए भी आपके घर की ठंडी हवा महसूस हो रही है भाई। अरे हमारी बहू आई है ना, पढ़ी लिखी वाली बहू, उसी का जुगाड़ है भैया। जुगाड़ तो देखो, बारिश और गर्मी के इस मौसम में उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि घर के अंदर इतनी ठंडक हो गई है कि अब गर्मी का पता ही नहीं चलता। अब तो घर के अंदर कंबल ओढ़ कर बैठना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं मधुसूदन जी? बिना एसी के घर इतना ठंडा हो गया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी ठंडक आखिर आई कहाँ से? अच्छा, तो क्या हम भी आपके बरामदे में थोड़ी देर बैठ जाएं? अरे क्यों नहीं भैया, आइए बैठिए। शर्मा जी और पांडे जी बरामदे में बैठ जाते हैं। अरे भाई साहब, इतनी ठंडक में अगर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए।
जी अभी लेकर आती हूँ। ऐश्वर्या तुरंत रसोई में जाती है। ऐश्वर्या गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े बनाकर बरामदे में ले आती है। सभी लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए पकौड़े खाते हैं। तभी घर के बाहर एक पोस्टमैन आता है। मधुसूदन पोस्टमैन को देखकर बरामदे से उठकर बाहर जाते हैं। जी, आपकी बहू के नाम एक चिट्ठी आई है। मधुसूदन चिट्ठी लेकर अंदर जाते हैं और आंगन में बैठे शर्मा जी और पंडित जी की खातिरदारी कर रही ऐश्वर्या को दे देते हैं। ऐश्वर्या के जुगाड़ से घर में हुई ठंडक का एहसास शर्मा जी और पंडित जी को तो हो चुका था, लेकिन पड़ोसियों को अभी भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन दिन भर की गर्मी की वजह से उमस और चिपचिपी गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी से परेशान होकर गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अरे बाप रे, बिजली भी चली गई और ऊपर से इतनी उमस हो रही है। बारिश होने के बाद तो गर्मी और ज्यादा बढ़ गई ऐसा लगता है। कमरे में बैठा नहीं जा रहा है, हवा बिल्कुल बंद है और पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसपास के लोग अपने अपने दरवाजे और खिड़कियों के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। मधुसूदन का परिवार भी बरामदे में बैठा होता है, लेकिन ऐश्वर्या के जुगाड़ से मधुसूदन के घर में ठंडी हवा लगातार आ रही होती है। अरे वाह भाभी, बिजली चली गई लेकिन हमारे घर में तो कोई परेशानी नहीं हो रही। बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है। सच में अब समझ में आ रहा है कि बहू ने इतना बड़ा जुगाड़ क्यों बनाया था। बिजली रहे या ना रहे, घर के अंदर तो ठंडक बनी रहेगी। भाई, बहू ने सच में बहुत अच्छा इंतजाम किया है। पहले मुझे लगा था कि पता नहीं क्या करने जा रही है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बहू ने बड़ा सोच समझ कर काम किया था। पड़ोस के लोग मधुसूदन के बरामदे की तरफ देखने लगते हैं। बाहर उमस से परेशान लोगों को मधुसूदन के घर से आती ठंडी हवा महसूस होती है। अरे पांडे जी, इधर आइए। बाकी सब लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन मधुसूदन जी के घर के सामने तो ठंडी हवा चल रही है। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था शर्मा जी, बहू ने कोई साधारण जुगाड़ नहीं बनाया है। एक बार अंदर बैठकर देखिए, असली मजा तब आ जाएगा। चलिए, आज बाकी गांव को भी पता चल जाएगा कि बिना बिजली के ठंडी हवा कैसे मिलती है। शर्मा जी और पांडे जी बरामदे की तरफ बढ़ते हैं। आसपास के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे मधुसूदन के घर की तरफ आने लगते हैं। इसी बीच ऐश्वर्या और अनिरुद्ध जुगाड़ के बचे हुए काम में लगे होते हैं। हौज में बारिश का पानी जरूरत से ज्यादा भरने लगता है, इसलिए ऐश्वर्या पानी को बाहर निकालने के लिए अलग निकासी की व्यवस्था करने लगती है। तेज बारिश में दोनों फिर से जाग जाते हैं, लेकिन काम पूरा करने में लगे रहते हैं। ऐश्वर्या, पानी हौज में काफी भर गया है। अगर पानी ऊपर तक आ गया तो बाहर फैल जाएगा। इसीलिए तो निकासी का रास्ता बना रही हूँ। पानी बाहर फैलेगा नहीं, सीधा दूसरी तरफ निकल जाएगा। बस ये हिस्सा ठीक से जुड़ जाए, फिर बारिश कितनी भी तेज हो, हौज का पानी संभालना आसान रहेगा। ठीक है, तुम बताती जाओ, मैं इसी तरफ से पकड़ कर रखता हूँ। ऐश्वर्या और अनिरुद्ध बारिश में भीगते हुए निकासी की पाइप को ठीक से जोड़ देते हैं। पानी हौज से निकलकर तय रास्ते से बाहर जाने लगता है और जुगाड़ बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। हो गया, अब पानी बाहर फैलने की परेशानी भी नहीं होगी। अरे, अब तो सच में तुम्हारा पूरा इंतजाम तैयार हो गया है ऐश्वर्या। देखो तो, एक तो बेचारी गरीब घर से आई है और जिस दिन से ससुराल में आई है उसी दिन से सास के ताने सुन रही है कि गरीब घर से आई है। बेचारी को ना सुकून से जीने देती है ना चैन से रहने देती है। सही कह रही हो, बहू कितनी मेहनत करती है, फिर भी हर बात में गरीब घर का ताना सुनना पड़ता है। आसपास के पड़ोसी ऐश्वर्या और अनिरुद्ध को बारिश में भीगकर काम करते हुए देखते रहते हैं और आपस में तरह तरह की बातें करते हैं। तभी शर्मा जी और पांडे जी वहां से गुजरते हुए लोगों की बात सुन लेते हैं। अरे भाई, तुम लोग बहू को बेचारी मत समझो। उस बहू ने तो अपने घर में गजब का देसी जुगाड़ लगा दिया। घर के अंदर ऐसी ठंडक रहती है कि बरामदे में बैठते ही शरीर को ठंडी हवा महसूस होने लगती है। बस सच कह रहे हैं शर्मा जी, बहू पढ़ी लिखी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही है। बहू ने ऐसा इंतजाम किया है कि घर के अंदर कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बिना एसी के इतना ठंडा घर हमने तो भाई कभी नहीं देखा। अरे सच कह रहे हो क्या? भला ऐसा क्या जुगाड़ किया है बहू ने जो घर में इतनी ठंडक हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, चलकर खुद देखना पड़ेगा। शर्मा जी और पांडे जी की बात सुनकर गांव के लोगों में ऐश्वर्या के जुगाड़ को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग ऐश्वर्या के घर जाने लगते हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे बरामदे में बैठकर घर की ठंडी हवा महसूस करते हैं। अरे वाह, वाकई घर के अंदर तो बड़ी अच्छी ठंडक है। बहू ने तो कमाल की अकल लगाई है।
बिना एसी के घर को इतना ठंडा कर दिया। अरे वाह, यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा ठंडक है। मुझे तो यहाँ बैठने में बहुत मजा आ रहा है। ऐश्वर्या के देसी जुगाड़ की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगती है और हर दिन गांव के लोग घर की ठंडक देखने और ऐश्वर्या की तारीफ करने आने लगते हैं। वहीं सावित्री ऐश्वर्या को ताने मारने पर पछतावा करती है। अरे, मैं तो बहू को बेवजह ही मना कर रही थी कि इतना सामान मत मंगवाओ और ये सब मत बनाओ। बहू ने तो वाकई बहुत अच्छा जुगाड़ कर लिया है। घर में इतनी ठंडक हो गई है कि अब गर्मी का नाम ही नहीं लगता। बारिश के दौरान टाट और घास की जाली लगातार गीली रहती है और बाहर से आने वाली हवा गीली जाली के बीच से गुजरकर ठंडी हो जाती है और घर के अंदर पहुंचती है। एक दिन बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। ऐश्वर्या जुगाड़ में लगी मोटर चालू कर देती है। मोटर हौज में जमा पानी को पाइप के जरिए ऊपर लगी टाट और घास की जाली तक पहुंचाती है और हवा ठंडक लेकर घर के अंदर पहुंचने लगती है। आज तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी घर में इतनी ठंडक कैसे है? माँ जी, मैंने इसमें मोटर लगाई है। बारिश ना हो तो मोटर चालू कर सकते हैं। अगर आपको और ठंडी हवा चाहिए तो मोटर की स्पीड थोड़ा बढ़ा दूंगी। पानी जितनी तेजी से जाली पर गिरेगी और जाली जितनी अच्छी तरह गीली रहेगी, हवा को उतनी ज्यादा ठंडक मिलेगी। ऐश्वर्या 2 छोटी कटोरियों में नींबू के छिलके और थोड़ा कपूर रखकर गीली टाट की जाली के सामने रख देती है। हवा जाली से होकर घर के अंदर आती है और नींबू की ताजगी भरी खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगती है। तभी ऐश्वर्या को पोस्टमैन की लाई चिट्ठी याद आती है और ऐश्वर्या उस चिट्ठी को तुरंत निकालकर पढ़ती है। अरे, ये तो कॉलेज के सम्मान समारोह का इनविटेशन है, लेकिन शादी के बाद तो मैं कॉलेज गई ही नहीं। फाइनल ईयर की परीक्षा देने के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मुझे तो ये भी पता नहीं कि रिजल्ट क्या आया और कॉलेज में क्या हुआ। ऐश्वर्या निमंत्रण पत्र को ठीक से पढ़े बिना रख देती है। दरअसल फाइनल ईयर में ऐश्वर्या ने पूरे कॉलेज में टॉप किया होता है, पर ऐश्वर्या ससुराल की जिम्मेदारियों को आगे रखकर सम्मान समारोह के दिन कॉलेज नहीं जाती है और ऐश्वर्या के ना पहुंचने पर कॉलेज के शिक्षक परेशान हो जाते हैं और कुछ शिक्षक ऐश्वर्या का पता लेकर ससुराल पहुंचते हैं। नमस्कार, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए नमस्कार, हम ऐश्वर्या के कॉलेज से आए हैं। ऐश्वर्या आपकी बहू है ना? हाँ, ऐश्वर्या हमारी बहू है, लेकिन कॉलेज से अचानक यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आपकी बहू ने फाइनल ईयर में पूरे कॉलेज में टॉप किया है। इसी उपलब्धि के लिए कॉलेज में सम्मान समारोह रखा गया था, लेकिन ऐश्वर्या समारोह में पहुंची ही नहीं। इसलिए कॉलेज की तरफ से हम पता करने के लिए यहाँ आ गए हैं। ऐश्वर्या के लिए कॉलेज की तरफ से सम्मान और पुरस्कार रखा गया था। ऐश्वर्या समारोह में नहीं पहुंच सकी, इसलिए उनका चेक और सम्मान की ट्रॉफी लेकर हम खुद उनके घर आए हैं। अरे, बहू ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे ऐश्वर्या को बुलाओ भाई, मैं खुद उससे पूछना चाहता हूँ कि सम्मान समारोह में क्यों नहीं गई। बहू, तुम सम्मान समारोह में क्यों नहीं गई थी? आखिर ये सम्मान समारोह तुम्हारे लिए ही रखा गया था। तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, इतने अच्छे नंबर आए हैं, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं गई? वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कॉलेज में मेरे लिए ऐसा कोई सम्मान समारोह रखा गया है। शादी के बाद मैं कॉलेज गई ही नहीं, इसीलिए मुझे अपने रिजल्ट के बारे में भी कुछ पता नहीं था। बेटा, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है। कॉलेज हो, दफ्तर हो या घर के बाहर की जगह, हर तरफ गर्मी और उमस है, लेकिन आपके घर के अंदर इतनी ठंडक कैसे? विनय घर के चारों तरफ देखते हैं। विनय की नजर दीवारों, खिड़कियों और टाट घास के बने ठंडक वाले जुगाड़ पर जाती है। विनय को घर में कहीं एसी दिखाई नहीं देता। कहीं घर में कोई गुप्त एसी तो नहीं लगा रखा है? इतनी ठंडी हवा आखिर आ कहां से रही है? नहीं सर, यहाँ कोई गुप्त एसी नहीं लगा है। मैंने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट पूरा किया था, उसी प्रोजेक्ट के आइडिया को मैंने अपने घर में भी अप्लाई किया है। कॉलेज में प्रोजेक्ट छोटा था, लेकिन घर की परेशानी देखकर मैंने उसी तरीके को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करके देखा। अच्छी बात यह है कि ये जुगाड़ वाकई काम कर रहा है और घर में ठंडक बनी रहती है। वाह बेटा, शाबाश। पढ़ाई का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? जिस चीज को तुमने प्रोजेक्ट के तौर पर पढ़ा और समझा, उसी ज्ञान का इस्तेमाल तुमने अपने परिवार की परेशानी दूर करने में किया है। ऐसे ही होनहार बच्चों की जरूरत होती है, जो सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई चीजों को याद नहीं रखते, बल्कि जरूरत पड़ने पर उस ज्ञान को असली जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। अगर तुम अपनी पढ़ाई इसी तरह आगे भी जारी रखती ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम बहुत बड़ा काम कर सकती थी बेटा।
तुम्हारे अंदर नई चीजें सोचने और उन्हें काम में तब्दील करने की बहुत बड़ी क्षमता है। सर, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज में पढ़ी हुई चीज़ अब मेरे परिवार के काम आ रही है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। ऐश्वर्या रसोई में जाती है और अपने कॉलेज के शिक्षकों के लिए चाय बनाकर लाती है। मधुसूदन, सावित्री, अनिरुद्ध और प्रिया भी शिक्षकों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। सावित्री पहली बार ऐश्वर्या की पढ़ाई और समझदारी की खुलकर तारीफ करती है। और इस घर में आकर आपकी बहू ने जो किया है ना, वो खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती। सही समय पर पढ़ाई का इस्तेमाल किया जाए तो वही ज्ञान परिवार की परेशानी का समाधान भी बन सकता है। ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए शिक्षकों को चाय परोसती है। ऐश्वर्या के चेहरे पर अपनी मेहनत और पढ़ाई के काम आने की खुशी साफ दिखाई देती है। कॉलेज के शिक्षक ऐश्वर्या के घर के बाहर आते हैं। गांव के लोग भी सम्मान समारोह की बात सुनकर धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलते हैं। आसपास के लोग ऐश्वर्या के घर के सामने जमा हो जाते हैं। भाई ध्यान दीजिए, हम अपने देश की सोनार बिटिया का सम्मान करने जा रहे हैं। ऐश्वर्या ने अपनी मेहनत और पढ़ाई से पूरे कॉलेज में टॉप करके अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन किया है। विनय सबके सामने ऐश्वर्या को सम्मान की ट्रॉफी और पुरस्कार देते हैं। कॉलेज की तरफ से ऐश्वर्या को चेक भी दिया जाता है। परिवार और गांव के लोग तालियां बजाकर ऐश्वर्या का सम्मान करते हैं। भाई आज हमारी बहू ने सच में हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऐश्वर्या जैसी बहू घर में होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे हमेशा से पता था कि ऐश्वर्या बहुत समझदार है, लेकिन आज जिस तरह पूरे गांव के सामने ऐश्वर्या को सम्मान मिला है, उससे मुझे अपनी पत्नी पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा है। भाभी ने तो सच में कमाल कर दिया। पहले घर को ठंडा किया और अब पूरे घर में अपनी इज्जत भी बढ़ा ली। बहू, मैंने तुम्हें बहुत बार कम समझा और तुम्हारी माँ के दिए सम्मान तक का मजाक बनाया, लेकिन आज समझ आ रहा है कि असली कीमत सामान की नहीं, इंसान की काबिलियत की होती है। तुमने सच में घर का नाम रोशन कर दिया। ऐश्वर्या सम्मान की ट्रॉफी और चेक संभाल कर रखती है। परिवार और गांव वालों की नजर में ऐश्वर्या की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बाहर बारिश और उमस का मौसम बना रहता है, लेकिन ऐश्वर्या के बनाए जुगाड़ से घर के अंदर ठंडी हवा लगातार चलती रहती है। ऐश्वर्या परिवार के साथ एसी जैसी ठंडी हवा का आनंद लेती है।